हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी। गाइस, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 है और ये सारे हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी को ज्वाइन करें और हमारे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। गाइस, ये आपने अगर क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आप यकीन मानिए, आप ज्योग्राफी को मतलब कोई भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या है, क्वेश्चन पढ़ते रहें और साथ में आप कॉपी या पेन लेके बैठें, जिससे कि उसके से रिलेटेड सारी सारी क्वेरीज और नोट्स बताते हैं साथ में, तो वो भी आप लिख लें। शुरू करें पहला क्वेश्चन। आ जाओ सारे लोग, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यस सर लिख के कमेंट करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? खाड़ी, जलमड्रू मध्य, प्रायद्वीप या स्थल संयोजक एरस थमस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, जलमड्रू मध्य। इसे इंग्लिश में स्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए इधर सागर है और इधर सागर है, इधर पतली सी जो पट्टी जाती है वो जो इन लोग सागर को जोड़ती है, तो उसे क्या बोलेंगे? जलमड्रू मध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है ऊंचे पर्वतों में, उप उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, हिमनदित क्षेत्रों में, तटीय कटिबंध में। नीलंबी घाटी का मतलब होता है जो कि आपका ऊपर से नीचे की ओर आती है, ढलान वाली घाटी। नीलंबी का मतलब होता है ढलान वाली घाटी। देखिए, आपने इससे पहले ये शब्द, ये वर्ड आपने नहीं सुने होंगे, इसी वजह से एनसीईआरटी बेस्ड लेकर आए हैं। तो आपको जो इजी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको वो समझ में ज़रूर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमनदित क्षेत्रों में। नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है हिमनदित क्षेत्रों में, जो कि आपका बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ की स्थलाकृतियाँ होती हैं, तो वहीं पर पाई जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। शब्द धूमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? पवन, लहरें, नदियाँ या हिमनदियाँ। ये धूमाकृतिक कभी सुना है किसी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहरें। शब्द धूमाकृतिक जो जुड़ा हुआ वो आपका लहरों से जुड़ा हुआ है। बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है उपसौर, सायन विषुव या नक्षत्र। ये सूर्योदय नहीं होगा, ये आपका होगा सूर्योच्च। क्या होगा? सूर्योच्च। ठीक है, सूर्योदय नहीं है, ये सूर्योच्च है। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो आपकी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। एक बार फिर से बताऊं, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी 3 जनवरी को। और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है अपसौर, जिसे सूर्योच्च भी बोला जाता है। अब देखिए, ये नया शब्द साहब थी आपके लिए। इससे पहले आपने सूर्योच्च बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आगे समझ, सूर्योच्च को ही क्या बोलते हैं? अपसौर। और सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो किसका राइट आंसर हो गया? ऑप्शन ए, सूर्योच्च। बड़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बोफोर्ड पैमाना या बिकर्ड पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रिएक्टर पैमाना। क्वेश्चन नंबर 6।
गाइस थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि आपको और भी चीज़ें बता सकें। किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को या बृहस्पति को? बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शुक्र को। इसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। ठीक है। चांद का तारा, और भी चीज़ें इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। संध्या का तारा और बोझ का तारा, चमकता हुआ तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब ये सब आपको किसको कहा जाता है? शुक्र को बोला जाता है। चांद का तारा, बोझ का तारा, चमकता हुआ तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये सब शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो? इसका राइट आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं। थोड़ा सोच समझकर इसका आंसर देना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कुछ बच्चे तो कोई बी करेंगे, कोई सी करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा कि ए बी दोनों आ जाए। तो पूरब से पश्चिम की ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज कौन चक्कर लगाता है? आपका शुक्र और अरुण, यूरेनस बोलते हैं जिसे। तो आपका शुक्र और अरुण जो है वो दो ग्रह जो हैं वो उल्टा चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं? वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, शुक्र और यूरेनस। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पृथ्वी पर व्यवहार जल का मुख्य स्रोत क्या है? महासागर, नदियाँ, भूमिगत जल या वर्षा? देखिए पृथ्वी पर व्यवहार जल का मुख्य स्रोत एक ही चीज़ है। पानी तो तीनों में दिया है, नदियाँ, महासागर, वर्षा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भूमिगत जल पृथ्वी पर व्यवहार जल का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? उद्धावन, भूकंपी सिंधु, धारा या ज्वार? भूकंपी सिंधु को इसे सुनामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी। तो सागर तट की ओर जाने वाली आपने देखा होगा कभी कभी डिस्कवरी वगैरह में, तो उसे क्या बोला जाता है? सुनामी बोला जाता है, जिसे भूकंपी सिंधु भी कहते हैं। गाइज एक बार आप क्या होता है कि पूरी वीडियो देखा करें बड़ी गौर से। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया करे तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखा करें, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो आप किसी भी बुक से और कोई भी नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भूभृंश घाटियों रिफ्ट वैली में स्थित है? लूनी, चंबल, सोन या ताप्ती? मैं समझा ये सीन नदी है। सीन नदी मतलब सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा? पेरिस। तो रिफ्ट वैली से कर कौन बैठती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी। देखिए लूनी नदी ऊपर पहाड़ी है, नीचे भी पहाड़ी है, तो बीच से नदी निकलती है कौन सी? ताप्ती, जो जाकर अरब सागर में गिर जाती है। निकलती कहाँ से है? आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ताप्ती नदी निकलती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पारिस्थितिक प्रणाली क्या है? जैव प्रणाली, जीव भू रासायनिक प्रणाली, भौतिक रासायनिक प्रणाली या जीव भू वैज्ञानिक प्रणाली? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव प्रणाली, जो कि आपका इकोलॉजी सिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, परभक्षण की निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? मतलब आने वाले टाइम में परभक्षी का मतलब होगा आपका प्रेडिक्शन होगा इसका प्रीडेटर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीडेटर। गाइस इस पे थोड़ा लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई नहीं। परभक्षी को क्या बोलेंगे?
प्रीडेटर, इसे अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो इसे दरिंदा कहेंगे। देखिए कोई भी टिपिकल वर्ड आएगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल ज़रूर बताऊंगा जिससे कि आपको पता रहे। बहुत सारे लोगों को परवक्ची का पता तो होता है लेकिन सही एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है। तो परवक्ची किसे कहते हैं? दरिंदा। और परवक्चड़ को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलेंगे प्रिडिक्शन, इंग्लिश में प्रिडिक्शन। परवक्चड़ को प्रिडिक्शन और परवक्ची को प्रीडेटर। तो किसका नियंत्रण होगा परवक्ची का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छिपकली और कीट पर। क्वेश्चन नंबर 13, पिरवाल द्वीप इनमें से क्या होता है? बालू टिब्बा, झील, बालकारोध या फिर अंतःस्थलीय समुद्र। पिरवाल द्वीप आप किसे बोलते हैं? कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। पिरवाल द्वीप को कोरल आइलैंड कहते हैं इंग्लिश में। और ये होता क्या है? ये होता है जैसे कि समुद्र में जहाँ जहाँ पे समुद्र में पानी बह रहा है कहीं पे हल्का सूख जाता है तो वहाँ पे ज़मीन दिखने लगती है तो उसे क्या बोला जाता है? पिरवाल द्वीप बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंतःस्थलीय समुद्र, मतलब स्थल वाला समुद्र। थोड़ा सा ज़मीन दिखे तो स्थलीय समुद्र बोलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? सारे ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। रुक जाते हैं 2 मिनट, कोई नहीं। ये अभी 1-2 साल पहले सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चलने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है? तूफानी चालीसा कहा जाता है। अच्छा चलिए मैं कुछ बता देता हूँ। ये हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, परवलयाकार, ठीक है। और यहाँ से जाती है आपकी इक्वेटर लाइन जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पर होती है आपकी कर्क रेखा, यहाँ पर होती है आपकी मकर रेखा और ये आपके ध्रुव होते हैं, ठीक है। आगे समझ में? ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। मैंने एक आपको नॉर्मली जस्ट आपको नॉर्मली बता दिया, वैसे तो आपको कोचिंग में ये सारी चीज़ें कराई गई होंगी तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? जड़ी बूटी वाले शाकीय वृक्ष, मृदु काष्ठ वृक्ष, मिले जुले वृक्ष या अल्पाइन वृक्ष। तो टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पाइन वृक्ष। गाइज एक जो है आपका वृक्ष से रिलेटेड पूरा वन और वृक्ष से रिलेटेड एक आपका पूरा वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जिससे कि आपको सारा वन वृक्ष से रिलेटेड सारी चीज़ें पता लग जाएं। अल्पाइन वृक्ष जो होते हैं वो आपके 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में रहते हैं, मतलब पाए जाते हैं, रहते नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जलमंडूबद्ध स्टेट से क्या अभिप्राय है? सारे ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद राइट आंसर दें। देखिए जो संकरी पट्टी है इसे बोलते हैं, संकरी का मतलब होता है नैरो, मतलब कहते नहीं नैरो पैंट वगैरह नैरो करा लेते हैं, तो नैरो मतलब पतली। तो 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि क्या संकरी पट्टी क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा जलमंडूबद्ध कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अभी ये पहला क्वेश्चन कराया भी था ऊपर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नहीं 18 आ गया, कोई नहीं 17 आगे होगा। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? विविधता मतलब डाइवर्सिटी, मतलब कि किसमें, विविधता का मतलब किसमें, किसमें पाई जाती है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज़्यादा पशु और पौधों की जाति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? और यही सबसे घने जंगल भी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय जंगल कैसे होते हैं? बहुत घने पाए जाते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा पशु और पौधों की जाति भी पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 17 ही आ गया। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? बिटुमन युक्त, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिटुमिनस होगा, ये बिटुमिनस। देखिए कोयले की सबसे अच्छी किस्म जो होती है वो आपकी एंथ्रेसाइड होती है, फिर आपकी बिटुमिनस होती है, फिर लिग्नाइट होती है, फिर पीट होती है। कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है आपका? कोयले की किस्में कितने प्रकार की पाई जाती हैं? वैसे तो नॉर्मली 4 प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल भी बना मतलब मिला जुला के बनाई जाती हैं, तो वो अलग होती हैं, लेकिन आपको मेनली 4 याद रखनी है। सबसे नंबर 1 आपकी एंथ्रेसाइड होती है, दूसरी बिटुमिनस होती है, तीसरी लिग्नाइट होती है और चौथी पीट होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइड में पाई जाती है, यही मतलब सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसका 90 से 95% जो होता है वो कार्बन पाया जाता है। कितना? 90 से 95% एंथ्रेसाइड में। तो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है एंथ्रेसाइड की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एंथ्रेसाइड। अच्छा एक चीज़ और आपने नहीं पढ़ी होगी, कोयले में कौन कौन से तत्व से मिलकर बना होता है? तो कोयला आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका सल्फर से मिलकर मिला होता है। कोयला किन किन पदार्थ से मिलकर, तत्वों से मिलकर बना होता है? एलिमेंट से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। ये बात आपको इससे पहले हो सकता है बहुत कम लोगों को पता होगी। बड़े क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 17 पहले हो, 18 हो गया। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? चना, मूंगफली, कपास या पटसन? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, चना। चना जो है वो आपकी रबी की फसल है। कितने प्रकार की फसल पाई जाती है? एक खरीफ और रबी और तीसरी जायद या नकदी फसल। जायद को ही क्या बोलते हैं? नकदी फसल बोला जाता है। देखिए आप थोड़ा इस तरीके से याद कर सकते हैं। खरीफ मतलब खर बोल रहा है, तो ये कब पाई जाती है आपकी? ये कब बोई जाती है? तो आपका गर्मियों में। गर्मी की फसल कौन सी है आपकी? खरकर बोला तो खरीफ गर्मियों की फसल हो गई। ठंडों की फसल कौन सी है आपकी? रबी, ये ठंड की हो गई। और जायद की फसल ये आप किसी भी मौसम में बो सकते हैं। जायद की फसल में ककड़ी, तरबूजा, खरबूज ये सारी फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें जैसे कि आपका चावल हो गया, जिसमें भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा हो वो आपकी खरीफ की फसल होगी, और जिसमें पानी की आवश्यकता कम हो वो रबी की फसल होगी। आ गया समझ में? किसी दिन फसलों से भी रिलेटेड चीज़ें आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के ध्रुव ध्रुव जो है पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा या 3 घंटा 45 मिनट? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब कि आपका पूछ रहा है गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश पूर्व से पश्चिम की ओर, तो समय का अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 घंटा। या बोल सकते 30 डिग्री का अंतर है, या 30 डिग्री का अंतर है, या 2 घंटे का अंतर है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 21। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों में जिनसे चट्टानों के निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जैव चट्टान, मृदु चट्टानें, अवसादी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें? चट्टानों के ढीले और टूटे भागों में जिनमें चट्टानों के निर्माण होते हैं, मतलब कि चट्टानें जुड़ जुड़ के बनती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानें। देखिए उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आपका आग्नेय चट्टान, फिर अवसादी चट्टानें, और लास्ट वाला क्या होगा आपका? कायांतरित चट्टानें। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें मतलब पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो आपका चूना पत्थर का उदाहरण है।
बड़े क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? एंड्रोमेडा, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर या दुग्ध मेखला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्या है आपका? आकाशगंगा का नाम है जो पृथ्वी का एक ग्रह है। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है, किसे? दुग्ध मेखला को। बड़े क्वेश्चन नंबर आगे 23 की ओर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो किन के बीच देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स, जो कि आपका गैसों और गुब्बारों से बना हुआ एक, कहते हैं एरिया बोलते हैं, गैसों गुब्बारों से बना हुआ एरिया होता है, इन्हें एस्ट्रॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले हैं वो देख लें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति, जो इनके बीच एस्ट्रॉइड स्थित होते हैं। मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्थल संयोजक, महासागरीय शिखर, महासागरीय जल सीमा, महाद्वीपीय ढलान? देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। देखिए गाइस, एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन नहीं है कोई, बट ये फिर भी क्वेश्चन एक बना हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये वैसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, बट एक खाली आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, तटीय भाग में है तो जल वाला मुख्य भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन के हिसाब से एक ही चीज़ कहेगा, ऑप्शन सी, महासागरीय जल सीमा कहलाएगी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, महासागरीय जल सीमा। क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन तो टफ है, लेकिन अगर एक बार आप लगा लेंगे तो आपके लिए समझ लिए, मतलब कुछ भी, कोई सी बुक कहीं से नोट्स पढ़ेंगे आपको पक्का इसे याद होगा और समझ में भी आएगा, कुछ भी पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भाग एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? ये आया टफ क्वेश्चन। चलिए मैं बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इसका वर्ड ही नहीं सुने हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंतुर तट या फ्योर्ड। देखिए, भूमिगत जल का जो परिणाम है वो हिमलंबी, जो कि ये भी आपका क्या नाम, बर्फ़ होती है। पृथ्वी हिमलंबी जो अपोजिट होता है बर्फ़ का, ये भी पानी से। सिंक होल जो कि आपका बर्फ़ में होल बन जाता है, उसे सिंक होल कहते हैं। फ्योर्ड जो होता है वो आपका ढलानदार दीवारें होती हैं, ऐसे करके, जो बहुत चिकनी दीवारें होती हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं होती हैं, भूमिगत जल का उदाहरण नहीं है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्या है कि आपने फ्योर्ड वर दंतुर तट इससे पहले सुना नहीं है, तो वो आपको टफ लगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फ्योर्ड। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? निराई, समकरण, परती छोड़ना या हेंगा चलाना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उर्वरता मतलब फिर से उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परती छोड़ना। जो मतलब खेती किसानी से रिलेटेड होंगे उन्हें ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। देखिए अब क्या करा, मैंने सोचा अब क्षोभ मंडल इंग्लिश वालों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैंने अलग से लिख लिया इसे। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर,
मध्यमंडल को मीसोस्फीयर, आयनमंडल को आयनोस्फीयर। देखिए इस तरीके से बटा होता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और फिर सबसे लास्ट होता है बाहिर मंडल। देखिए जो आपका क्षोभ मंडल होता है जिसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसी में आपके पक्षी उड़ते हैं, आपका हेलीकॉप्टर भी इसी में ज़्यादातर उड़ते हैं। बहुत कम चांस रहते हैं कि वो समताप मंडल में उड़े, हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज जो भी हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपके क्षोभ मंडल, जितनी भी बादलों का गड़कना वो भी आपका सब, बारिश का होना वो सब क्षोभ मंडल में ही होता है। आप सोचिए, आप बाकी की ऊपर की 3-4 परतें वो अलग ही रहती हैं, सारी क्रियाएं जितनी भी रिलेटेड होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी मतलब बेसिन के भूमध्यरेखीय वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वा, टैगा, टुंड्रा या पंपास? जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा इस बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्वा कहा जाता है। भूमध्यरेखीय वनों को सेल्वा कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के अमेजन। क्वेश्चन नंबर 29, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम ताप होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो किस फसल के लिए ज़रूरत पड़ती है? गेहूँ, मकई, चावल या जौ? अभी इस बारे में मैंने ऊपर बताया था आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, चावल, क्योंकि चावल में पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन बना हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न विशेषताओं में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेड बास्केट क्षेत्र के साथ है? ब्रेड बास्केट से संबंधित है, ऐसे समझे। संयुक्त राज्य अमेरिका सर्दियों में मामूली वर्षा, पूरे वर्ष में भारी वर्षा, ग्रीष्मकालीन में कम वर्षा या लंबी बर्फीली सर्दियाँ? ब्रेड बास्केट का क्षेत्र का संबंध किससे है? तो मैं बता देता हूँ, इसका थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्दियों में मामूली वर्षा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेड बास्केट क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितारित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 50 सेंटीमीटर से कम, 50-100 सेंटीमीटर, 100-200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, 100 से 200 सेंटीमीटर में बरसाती वन मुख्यतः वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्थलाकृति अंश चित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन, जो कि आपका स्थलाकृति मतलब कोई भी स्थलाकृति होती है, अंश चित्र होता है या मानचित्र होता है किसी भी जगह का, तो उसे बनाने का काम कौन करता है? नेशनल मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेटमो। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका कहीं भी स्थलाकृति दीवारें मतलब पुराने ज़माने के बना होते उसे बनाने का काम या नाम देने का काम नेटमो ही करता है। क्वेश्चन नंबर 33, कॉफ़ी होती है एक, क्या होती है? उपोष्ण शुष्क झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी या ठंडी शीतोष्ण झाड़ी?
तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, ट्रॉपिकल झाड़ी। ठीक है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपकी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 34, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। मतलब पानी जो है नीचे वाला अधिक गर्म है और ऊपर वाला मतलब ठंडा है। तो ऐसा क्यों? नीचे वाला सबसे ज़्यादा नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर वाले भाग की तुलना में गर्म क्यों है, ऐसा पूछा गया है। सारे ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। एक हिसाब से ये आपका साइंस का क्वेश्चन भी है। पढ़ लिए सारे ऑप्शन? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, जब पानी ऊपर से आ रहा है तो ऊपर वाले पानी में इतना तापमान नहीं है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है तो गिरते हुए पानी में क्या होती है? गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो जब वो पानी नीचे गिर जाता है तो उसमें क्या हो जाती है? ऊष्मा अधिक हो जाती है। तो नीचे का पानी जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? गर्म ज़्यादा हो जाता है और ऊपर का कम रहता है तापमान। आ गया समझ में? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अच्छा, बता देता हूँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको। सूर्य, देखिए ये है आपका सन। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे याद करिए, पहले शुरू के 4 याद करिए। और कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य से बढ़ते क्रम में या सूर्य से घटते क्रम में बताओ, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, देखे होंगे क्वेश्चन। तो शुरू के पहले 4 याद करिए और शुरू के बाद में 4 याद करिए, याद हो जाएंगे। पहला आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर लास्ट के 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद हो गया? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पृथ्वी के निकट कौन सा आ गया आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। हालांकि मंगल बाद में आता है तो वो पास में नहीं है, पास में कौन है? शुक्र है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी मैंने ऊपर बताया था, सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब शुक्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। याद हो गया? सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो आपके बृहस्पति के हैं। लेकिन हाल ही में अभी एक लेटेस्ट में उस दिन एक डिस्कवरी देखा, उसमें न्यूज़ में ऐसा है कि शनि के भी आप ग्रह जो हैं वो शनि के ज़्यादा हैं। क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, एग्जिट नहीं है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आपका? गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बड़े क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? स्थलमंडल, मध्यमंडल, दुर्बलता या गुरुमंडल? बोले सर इसमें से ऑप्शन तो एक भी नहीं सुना था, ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने बताया ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको पता तो होंगे लेकिन आपको इनकी भाषा नहीं पता होगी, इनकी लैंग्वेज आपको समझना मुश्किल है थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु मंडल, जिसे बोलते हैं आपका कोर। अब आ गया समझ में? पृथ्वी की सतह कैसे बटी होती है? सबसे पहले होते हैं आपका क्रस्ट, भूपर पेटी बोलते हैं, फिर मेंटल, क्रस्ट, फिर मेंटल और लास्ट में आता है आपका कोर। तो पृथ्वी की सतह 3 उसमें बटी होती है, क्रस्ट, मेंटल या कोर। और कोर, ठीक है। क्रस्ट में आपका कौन सा पाए जाते हैं? आपका सियाल। क्रस्ट में कौन कौन से
भूपर्पटी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं आपके? सियाल, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ठीक है। मेंटल में आपके पाए जाते हैं सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीज। मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ फिर से। देखिए जो आपका किरस्ट होता है, किरस्ट में आपके कौन कौन से? सियाल पाया जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनेंगे गाइस, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम 5-5 6-6 क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको क्या है, रिवाइज याद हो जाए सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मेंटल, इसमें आपका कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? सीमा, सीमा। फिर आपका आ जाता है कोर, कोर में कौन कौन से पाए जाते हैं पदार्थ? नी फे, नी फे। अब याद हो गया। सबसे पहले भूपर्पटी में सियाल मतलब कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल में मतलब कि मध्य मध्य जो होता है भूमि का, उसमें क्या पाया जाता है? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीज। और सबसे जो लास्ट वाली परत होती है, सबसे ठोस परत जो होती है आपकी, कोर, नी फे, निकिल और आयरन पाया जाता है। अच्छा, एक रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनना, मतलब इसे देख लेना। देखिए जब आप 162 मीटर ऊपर जाते हैं, जब भी आप क्या होता है 162 मीटर ऊपर जाएंगे, 162 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब आप 162 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब आप 32 डिग्री, वो 32 मीटर नीचे आते हैं तो आपका 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आप 162 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आप 32 मीटर नीचे आएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। याद हो गया? इसे नोट कर लेना गाइस ध्यान से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्वेश्चन बन जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया, ओएशियो, कुरेशियो या कैनरीज? महासागरीय धारा नहीं है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, कुरेशियो धारा। एक दिन आपको धारा से रिलेटेड भी चीज़ें, धारा से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। तो कौन सी धारा जो है महासागरीय धारा नहीं है आपकी? कुरेशियो। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है, पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, जल वाष्प के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी कर लिया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल वाष्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सी चट्टानें शैल प्राणियों के खेल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती है? कौन सी उससे बनती है? कौन सी चट्टानें जिनमें प्राणियों के कवच बने होते हैं, अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना प्रस्तर, लाइम स्टोन, जो कि आपका कवच और अस्थि कंकाल से बनी होती हैं, चूना पत्थर वाली। गाइस वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस अपने आसपास देखें, अगर कोई भूखा होता है या जानवरों को भी खाना ज़रूर दें। देखिए क्या होता है, लॉकडाउन है तो कहीं भी आ जा नहीं सकते, लेकिन अपने हम क्या है, अगर थोड़ा भी हम सही हैं तो अपने आसपास हेल्प कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे बस में हम वो तो कर सकते हैं गाइस। और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु एकेडमी को ज्वाइन करें। इसके साथ साथ आपको हैंड राइटेड नोट्स और बहुत सारी आपको करेंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब वो आते रहते हैं। ओके, बाय।